हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली में। तो सब लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में टोटल जो भी है वो किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आंकिक प्रश्न हैं। अगर पहले हम एक बार पीडीएफ को देख लेते हैं। पीडीएफ में देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन होगा, देख लो ये आप खुद ही। ये आज जितने भी क्वेश्चन हैं सब सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें। ये क्वेश्चन है, देखो किरचॉफ के नियम का है। इसके बाद हमारे पास ये देखो किरचॉफ के नियम का क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे जितने भी हैं न्यूमेरिकल हैं किरचॉफ के नियम के। हमने कहा था जैसे कि अगली वीडियो में हम किरचॉफ के नियम के दूसरे जो है प्रथम नियम या दूसरे नियम से जो भी है न्यूमेरिकल लाएंगे, तो वो हम आज न्यूमेरिकल लेके आए हैं। और जितने भी हैं, तो ये वाली जो वीडियो है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इसलिए सभी लोग वीडियो को मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे थोड़ा हमारा मनोबल तेज़ी से थोड़ा बढ़ता रहे। और अगली से अगली वीडियो हम जल्दी से जल्दी एक दिन में दो वीडियो डालेंगे आराम से। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी जो भी इसके आगे का जितना भी सेकंड बुक है, जो भी फर्स्ट बुक है हमारे पास, इसके आगे का रह गया, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, प्रत्यावर्ती धारा है, वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। इसके बाद हम सेकंड बुक का तो 3-4 दिन में हम सब सारा फिनिश कर देंगे। 2-2-3-3 वीडियो हम डाल के आराम से। ये चलो हम अपनी वीडियो पे आते हैं आगे। अब तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, आज पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। यानी इसमें हमें किरचॉफ के जो नियम आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, या किरचॉफ का नियम पहला किस पे आधारित है, दूसरा किस पे आधारित है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसलिए देखो ये 14, 16, 17, 18, 19 आगे ही पूछा गया होगा। ठीक है, ये सारे देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बताएंगे किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो है थ्योरी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें लिख सकते हैं आराम, समझा देते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं आगे। मेरे बच्चे, किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको हम कहते हैं प्रथम नियम, या कहते हैं संधि अथवा धाराओं का नियम। तो किरचॉफ का संधि का नियम आए या धाराओं का नियम आए या पहला नियम आए, तो एक ही चीज है मेरे साथियों। किरचॉफ ने कहा था, जो पहला नियम था, उन्होंने कहा किसी वैद्युत परपथ में, किसी वैद्युत परपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी हमारे पास कोई परपथ है या हमारे पास कोई चालक है, और चालक में एक संधि होती है। संधि संधि मतलब वो होता है जहां पर बहुत सारी धाराएं जुड़ती हों, जहां पे बहुत सारी धाराएं आकर क्या हो, मिलती हों। तो मान लिया कोई धारा हमारे पास इधर से आ रही है, कोई धारा हमारे इधर से आ रही है, कोई धारा यहां से जा रही है, कोई धारा यहां से जा रही हो। मान लिया ये धारा हमारे पास क्या है, I1 है, ये क्या है हमारे पास I2 है, ये हमारे पास क्या है I3 है, और ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे I4 है। तो जितने भी ये धाराएं हैं, इन सब का जो योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा मेरे साथियों। क्या होगा, शून्य। तो किरचॉफ का पहला नियम है, किसी परपथ में, किसी चालक में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे हमारे पास कोई संधि है, यहां पर O, क्या है O, इसमें ये जो धारा आ रही है संधि की ओर, ये धार जा रही है, इसका मान है I1। इसके पास हमारे पास एक धारा ये हमारे पास ये संधि की ओर आई जा रही है, इसको कहेंगे I2। ये जो है ये संधि से दूर जा रही है, इसको कहते हैं I3। ये हमारे पास संधि से दूर जा रही है, ये क्या है मेरे पास I4। और ये संधि से दूर जा रही है, ये क्या है I5।
तो मेरे बच्चे किरचॉफ का पहला नियम है संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग होता है, मान लिया समेशन आई इक्वल टू क्या होता है 0। यहां पर जो समेशन आई का मतलब है जितनी इस संधि पर धाराएं मिल रही हैं उन सभी का योग जो है 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो I1 है, जो धारा संधि की ओर जाती है उसे प्लस लेते हैं, जो संधि से दूर जाती है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, माइनस में लेते हैं मेरे साथियों। तो याद रखना, तो पहला नियम समझ में आ गया होगा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे साथियों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जैसे हमने कहा था संधि की ओर आने वाली धाराएं, जो संधि की ओर धारा आएगी उसको कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे, तथा संधि से दूर जाने वाली धारा कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई संधि है और यहां पर अगर धारा आ रही है तो इसको लेंगे धनात्मक, क्या लेंगे, इसको हम धनात्मक लेंगे। और अगर कोई धारा हमारे पास दूर जा रही है, क्या जा रही है, दूर जा रही है, क्या जा रही है, दूर, जैसे ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास I2 है, ये हमारे पास I3 है, ये हमारे पास क्या I4 है, ये हमारे पास क्या है, I5 है। तो जो संधि की पास में आएगी, संधि की ओर जाएगी उसे धनात्मक लेते हैं, और जो संधि से दूर जाती है उसे क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। वही लिखा गया यहाँ पे। तो I1 किस में हो गया, प्लस में, क्योंकि ये संधि की ओर आ रही है। I2 क्या हो गया, प्लस में, क्योंकि संधि की ओर जा रही है। I3 क्या, ये संधि से दूर जा रही है तो इसलिए किस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे। ये संधि से दूर जा रही है इसलिए किस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे। ये संधि से दूर जा रही है इसलिए क्या लेंगे, हम माइनस मिलेंगे। और सभी का जो योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अगर हम बात करें तो I1 प्लस I2 उधर जाके ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस। यानी कह सकते हैं किसी वैद्युत परपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, किसी वैद्युत परपथ में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरे साथियों, तो किरचॉफ का पहला नियम सबकी समझ में आ गया होगा कि किसी चालक या किसी वैद्युत परपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। जो संधि की ओर आएंगी उन्हें धनात्मक लेते हैं, जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें क्या लेते हैं मेरे बच्चे, ऋणात्मक लेते हैं। और अगर हम कह सकते हैं जो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मैंने पिछली वीडियो में किरचॉफ के पहले नियम से एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, जिसने नहीं देखे तो आगे जो वीडियो जिसमें पड़ी हुई है उसमें जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका आता है दूसरा नियम। हाँ, एक बात इसमें क्वेश्चन नंबर 1 निकलता है 1 नंबर का कि ये जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस राशि को व्यक्त करता है। तो मेरे साथियों, ये जो नियम है आवेश संरक्षण के क्या कहते हैं, नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर। 1 नंबर का क्वेश्चन है यहां से ये, यानी किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है मेरे साथियों, आधारित होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा नियम इसका रहेगा, दूसरा नियम होता है मेरे साथियों, ये रहेगा दूसरा नियम। तो दूसरा नियम जो है मेरे साथियों वो क्या है, द्वितीय नियम। क्या है, द्वितीय नियम, या इसको कहते हैं वोल्टता अथवा पास का नियम। क्या कहते हैं, द्वितीय नियम, या कहते हैं पास या वोल्टता अथवा क्या कहते हैं पास का नियम। ये कहां लगता है, किसी बंद पास में लगाया जाता है। कहां होता है, कहीं बंद पास में। जैसा कि मैं बताता हूं, जैसे ये हमारे पास कोई बंद पाथ है, ये है बंद पाथ, सुनिएगा। तो इस नियम, जो ये नियम कहता है कोई बंद पास है। अब मेरे साथियों बंद पास है तो इसमें क्या है, ये देखो ये प्रतिरोध है, इसमें क्या है, ये प्रतिरोध, और इसमें ये क्या बह रही है, धारा बह रही है। इसी प्रकार यहाँ पर एक R1 प्रतिरोध है और इसमें धारा कितनी बह रही है, हमारे पास I1 बह रही है। इसी प्रकार एक हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है, इसमें धारा, इसमें क्या है, ये प्रतिरोध तीसरा है और इसमें धारा बह रही है हमारे पास I1 प्लस क्या बह रही है, यहाँ पर I2 बह रही है। मैंने देखा एक सेल लगा हुआ है यहाँ पर, एक सेल यहाँ पे है, एक सेल ये है, एक सेल, तो सेल में धारा जो होती प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो इससे धारा क्या बह रही है, I1, और यहाँ पे धारा क्या आ रही है मेरे बच्चे, I2। अब हमने जानते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, यानी किरचॉफ का पहला नियम लगा सकते हैं आप। तो इधर से धारा आई I1 और इधर से धारा क्या आई I2। जब I1 और I2 दोनों जुड़ जाएंगे तो इसमें आ जाएगी, क्या आ जाएगी, I1 प्लस क्या आ जाएगी, I2। तो मेरे साथियों इसका जो दूसरा नियम है वो समझो पहले। उन्होंने कहा था किसी वैद्युत परपथ में कोई जो प्रतिरोध है या संगत प्रतिरोध में, यानी कोई प्रतिरोध है उसमें बहने वाली धारा का, यानी कह सकते हैं जैसे ये है तो ये हो जाएगा I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1।
प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा R2, यानी कह सकते हैं विभिन्न खंडों में लगे प्रतिरोधों में, यानी उनकी उसमें जो बहने वाली धाराओं का यानी प्रतिरोध और धाराओं का जो गुणनफल होगा, कौन सा गुणनफल, बीजगणितीय गुणनफल का जो योग होगा वो उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि अब चित्र समझ में आ गया होगा, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं अच्छी तरह से, क्वेश्चन को आंसर देखते हैं इसका हम। जैसे ये है, देखिएगा, उसने कहा किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कह सकते हैं सिग्मा आई आर इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। तो मेरे साथियों, तो इसका दूसरा नियम लिखा जाएगा, कोई बंद परपथ है या किसी कह सकते हैं वैद्युत परपथ में प्रत्येक जो बंद पास है उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धारा होती है तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है मेरे साथियों। और फिर इस नियम को लगाते समय जब धारा की दिशा में चलते हैं तो जो संगत प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जब उसके विपरीत जाते हैं तो कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और बाकी हम कहानी में ऐसी चित्र बताते हैं अब आपको हम। ये हमारे पास चित्र है, ये देखो, ये हमने क्या कहा, कोई वैद्युत परपथ है, उसके प्रत्येक पास में या प्रत्येक बंद पास में हमने क्या कहा, लगे कौन, संगत, यानी उसमें बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी I1 और R1 प्लस, अब जैसे ये बंद पास है हमारे पास, एक ये पूरा बंद पास हो गया, तो हम ऐसे के ये चल रहे हैं, तो इसमें कौन सा, एक तो ये हो गया और एक हमारे पास कौन सा हो गया, ये हो गया। तो हमने क्या कहा, संगत प्रतिरोध उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, यानी कह सकते हैं R2 और इंटू यहाँ पे धारा क्या बह रही, I2, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें एक E1 लगा है, एक क्या लगा है, E2, तो E1 प्लस क्या होगा, E2, यानी कह सकते हैं हम सिग्मा आई आर इजिकल टू सिग्मा ई। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई बंद पास है तो उस बंद पास में लगे प्रतिरोध और उसके संगत बहने वाली धाराओं का कौन सा योगफल, बीजगणितीय योगफल, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का कौन सा योग, बीजगणितीय योगफल किसके बराबर होता है, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात यह है मेरे साथियों, इसमें एक बात रखना, अगर हम जो संगत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, जैसे ये है, तो ये हम धारा की दिशा में जाएंगे तो कैसा लेंगे, धनात्मक जाएंगे, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, जैसे ये धारा इधर बह रही है, हम जा रहे हैं इधर, तो कैसा लेंगे, माइनस लेते हैं। इसी प्रकार सेल का होता, अगर हम प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे, अगर माइनस से प्लस जाएंगे तो हम प्लस लेंगे। तो ध्यान रखना, सेल में अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे, यानी जिस सिरे पर हम समाप्त करेंगे वही उसका चिन्ह लेना है। अब इसका बंद पास कैसे लगाते हैं वो देखिएगा आप। हमने कहा इस नियम के अनुसार बंद पास बन के लिए, यानी बंद हमारे पास ये है। अब इसमें हमने क्या कहा भी, संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। अब इसमें क्या करें, हम इसमें चले, अब जब इसमें हम चलेंगे, इस टाइप से चल रहे हैं, देखो ये चल रहे हैं हम इस पार से, तो ऐसे के चलेंगे हम, तो इसमें चले तो हम इधर से चल रहे हैं, तो देखो ये, तो हम जा रहे हैं, देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं, और जब धारा की दिशा में जाएंगे तो I1 और R1 का योगफल कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, और इसमें जब आएंगे इधर से तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, इसमें देखो धारा देखो इस तरफ आ रही, हम जा रहे हैं इस तरफ, तो इसमें क्या होगा, इसका गुणनफल कैसा लेंगे, हम माइनस लेंगे, तो माइनस का I2 इंटू क्या हो जाएगा, R2 बराबर। अब आता है प्रतिरोध, तो इसमें देखो E1, तो माइनस से कहां गए, प्लस पे गए, तो यहाँ पे E1 किसका मान होगा, प्लस में होगा मेरे साथियों। अब इसमें आ जाओ, देखो प्लस से कहां गए, माइनस में, तो E2 का मान किस में होगा, माइनस में होगा। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। इसी प्रकार बंद पास 2 में लगा सकते हैं हम, तो बंद पास 2 में देखिएगा,
बंद पास 2 में देखिएगा, जैसे ये हमारे पास बंद पास 2 है, आजा आजा आजा, ये है ये देखो इधर। जब बंद पास 2 में आ जाएंगे हम, इस वाले में लगाना, हमें इस वाले में इतने में लगाएंगे, हम इतने में लगाएंगे, इतने में लगाएंगे, इतने में लगाएंगे हम। तो हमने क्या कहा अभी, बंद पास, तो हम जानते हैं I2, यानी हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो I2 और R2 का गुणनफल, और इसमें देखो I1 प्लस I2, अब देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये भी क्या लेंगे, प्लस I1 प्लस I2, और इसका संगत प्रतिरोध कौन है, R3 की गुणा कर देंगे तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 और इंटू क्या होगा R3 बराबर किसके होगा, इसमें लगे विद्युत भाग बल, तो इसमें एक ही विद्युत भाग बल लगा हुआ है, कौन है, E2। अब माइनस से कहां गए, प्लस पे, तो इसका सिरा कैसा होगा, प्लस में, तो यहाँ क्या करेंगे हम, E2 लगा देंगे। तो समझ में आ गया होगा बंद पास कैसे लगाते हैं, बाकी न्यूमेरिकल कराएंगे, साथ सीख जाओगे। और एक बात याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि इसका जो द्वितीय नियम है वो किस राशि को व्यक्त करता है, तो मेरे साथ ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो याद रखना किरचॉफ का पहला नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम सबको समझ में आ गया होगा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगत योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और पहला और नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। दूसरा नियम सबको समझ में आ गया, कोई विद्युत प्रपथ है उसमें प्रत्येक बंद पास में, ठीक है, बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का कौन सा योग, बीजगणितीय योग, उसमें लगे विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है सिग्मा सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। एक बात और याद रखना है, धारा की दिशा में जाने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेते हैं, धनात्मक, और विपरीत दिशा में जाने पर ऋणात्मक लेते हैं। सेल में प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे। बकाया आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथियों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो किरचॉफ का नियम, दूसरा है व्हीट स्टोन सेतु। उसने कहा किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट सेतु संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। किरचॉफ के वैद्युत प्रपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलित अवस्था में व्हीट सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। यानी इस टाइप का क्वेश्चन है ये, व्हीट सेतु कह सकते हैं हम। अब हम ये क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया तरीके थ्योरी सब लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इसमें हल देखेंगे पहले हम। ये है ये, यहां से करते हैं ये, समझिएगा मेरे साथियों। व्हीट स्टोन सेतु का जो काम होता है वो होता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। यानी हम कह सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सिद्धांत। क्या करेंगे बात हम इसकी, सिद्धांत क्या होता है मेरे बच्चे। सबसे पहले सिद्धांत क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध ABCD। तो 4 प्रतिरोध, जैसे हमारे पास क्या है, P है, एक क्या है Q है, एक क्या है R है, एक क्या है S है। तो 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में क्या है, जोड़ा जाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं और उनको जोड़कर एक हम समांतर चतुर्भुज ABCD जोड़ लेते हैं। यानी ABCD को हम जोड़ देते हैं और इसको हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि ये जो बीच में हमारे पास धारा मापी जो G लगा है, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। और जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम कह देंगे सेतु जो है वो कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। और जब संतुलित अवस्था में होता है तो मेरे साथियों इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे P और इधर क्या है Q, इधर क्या है ये R, इधर क्या है S, तो P/Q बराबर होगा R/S। अगर इनकी प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है, तो हम कह देंगे सेतु कौन सी अवस्था में, ये संतुलन अवस्था में है। कब, जब कोई धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो। अब इसकी रचना हम कह सकते हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके एक विकर्ण पर बैटरी और कुंजी K1 को जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण BD पर हम एक धारा मापी G और कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसकी रचना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। अब आती है सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं वो देखिएगा बेटा। सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं, जब कुंजी K1 को दबाकर सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है तो बिंदु A पर यह 2 भागों
I1 भुजा AB में तथा I2 भुजा AD में बट जाती है जब प्रतिरोध PQRS को संयोजन इस प्रकार करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, तो इस स्थिति में BD में कोई धारा नहीं बहती। अतः भुजा BC में I1 और भुजा DC में क्या होती है, I2 धारा प्रवाहित होती है। तो बिंदु B और D समान विभव पर होंगे और बंद पास ABD के लिए जो भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। चलो इससे समझ में आ रहा होगा, हम बताते हैं, चित्र से बताते हैं, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिएगा अपनी भाषा में देखते हैं। देखो ये है, यही सिद्ध कर लेंगे, 2 मिनट इधर आओ। देखिएगा तो समझ में आ गया होगा कि B2 सेतु का काम क्या है। इसमें अज्ञात प्रतिरोध को याद करते हैं। रचना कैसे लगोगे कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक समान, मैं लिखवाना चाहता हूँ, लिख लो, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। इसके एक विकर्ण पर सेल यानी AC विकर्ण पर, कौन सा AC विकर्ण पर सेल और कुंजी K1 लगा देते हैं और एक विकर्ण BD पर धारामापी G और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक है। और इसकी जो सूत्र कहते हैं सिद्धांत क्या होता है, जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो हम कह सकते हैं सेतु संतुलित अवस्था में है। और जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो उस समय होता है P/Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, R/S। अगर P/Q बराबर R/S होगा तो हम कह सकते हैं जो सेतु है वो कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। अब देखिएगा हम सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाला, मेरे साथियों हम पहले बात करेंगे बंद पास। A B D A में इसमें करेंगे तो हमने अभी कहा था किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा की दिशा में जाने पर कैसा लेते हैं, प्लस, विपरीत दिशा में जाने पर माइनस। अब यहां से जाएंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा इसमें क्या है I1 और यहां पे प्रतिरोध क्या है P, तो ये हो जाएगा I1P क्या हो जाएगा I1P, और जब इसमें आएंगे तो कुछ है नहीं, इसमें आएंगे, अब इसमें देखो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस I2 इंटू R, और इसमें कोई विद्युत वाहक बल लगा हुआ नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कह सकते हैं हम I1P बराबर हो जाएगा इधर आके प्लस का I2 इंटू R। समीकरण कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरी बात करते हैं अब हम, इसी प्रकार हम आते हैं दूसरे बंद पास, इसमें आते हैं यहां से ये, तो ये बंद पास लिखेंगे अब हम, बंद पास ये है B C D और B में, और जब इसमें लेंगे तो मेरे साथियों धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा I1 और ये क्या हो जाएगा Q, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर जब धारा यहां से जब प्रवाहित होती है I, तो यहां पर दो भागों में बढ़ती है, एक तो बढ़ती है I1 में, एक कहां बढ़ती है I2 में। तो ये I2 यहां से प्रवाहित होती है, यहां से आ जाती है, और ये I1 इधर से, ये यहां तो दोनों मिलके हो जाती हैं I बराबर I1 प्लस I2, यानी कह सकते हैं I। तो इस वाले नियम में लगाया हमने, तो ये धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसमें धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा I2 इंटू कितना, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है S बराबर क्या होगा, विद्युत भाग बल है नहीं, तो I1Q बराबर हो जाएगा I2 इंटू S। समीकरण कितनी हो गई, 2। अब हम कह सकते हैं समीकरण 1/2, क्या कह सकते हैं 1/2। तो जब 1/2 कहेंगे तो ये हो जाएगा I1P बटे इधर क्या होगा I1Q बराबर इधर हो जाएगा I2R बटे I2S। I2 से I2 गया, I1 से I2 बन गया, तो क्या हो जाएगा P/Q बराबर R/S। क्या हो जाएगा R/S। तो मेरे साथियों तो B2 सेतु जो आगे सिद्ध हो गए, तो यही इसका सूत्र की स्थापना है P/Q बराबर R/S। अगर P/Q बराबर R/S है तो कह देंगे हम सेतु कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। अच्छा, कभी कभी मेरे बच्चे ये पूछ लेता है कि अगर हम ये कुंजी को यानी सेल जो है यहां पर लगा दिया जाए और कुंजी को यहां लगा देंगे तो सेतु की संतुलित अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक नंबर ये आ जाता है, सेतु सुग्राही कब होगा, सेतु सुग्राही सबसे अधिक कब होता है, क्वेश्चन 1 नंबर का है ये, अधिक कब होता है,
मेरे बच्चों जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों, चारों प्रतिरोध एक एक ही कोटि के हों, एक ही कोटि के हों। सेतु सुग्राही सबसे ज्यादा कब होता है? जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें स्वयं प्रेरण की घटना से बचने के लिए सबसे पहले जो सेल के पास में जो कुंजी लगी होती है उसको दबाया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी कुंडली को हम दबाते हैं। तो सेतु से इतनी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे नहीं बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल होने वाले हमारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन होगा। मेरे साथियों दो क्वेश्चन थे थ्योरी वाले, एक था बीटून सेतु, एक था किरचॉफ का नियम। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं फास्ट थोड़ा। अब आते हैं न्यूमेरिकल। अब जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आज की वीडियो में। मेरे साथियों पहला करा है कि दिए गए वैद्युत प्रपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? प्रत्येक संधारित्र पर संग्रहित आवेश, यानी ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, तो इस पर हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है। और पूछा है बिंदु ए तथा बी के बीच, यानी यहां और यहां पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर निकालना। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मेरे साथियों देखो कैसे निकालते हैं। तो मेरे बच्चों हम जानते हैं कि ये दोनों संधारित्र जो है वो कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किसमें है? ये श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो जितना इस पर आवेश होगा उतना ही इस पर आवेश होगा। तो मेरे साथियों हमें इस पे निकालना है आवेश। आवेश निकालने के लिए इसके हमें निकालनी पड़ेगी तुल्य धारता। क्या निकालनी पड़ेगी? तुल्य धारता। पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा आप मेरे बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं इसको हम। ये है, देखिएगा मेरे बच्चों यहां पर दो संधारित्र लगे हुए हैं। तो जब ये सेल से धारा प्रवाहित होगी मेरे साथियों, यहां से ये धारा इधर प्लस है तो धारा इधर से जाएगी ऐसे के, ये जब ये इसमें धारा प्रवाहित होगी मेरे साथियों ऐसे के, ये तो हम जानते हैं जो हमारे पास C1 C2 है, क्या है? C1 C2 है, इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इनके बीच में अभी कोई हम विभवांतर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा, और धारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका सूत्र होता था I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये होती है सेल द्वारा ली गई धारा, यानी सेल द्वारा दी गई धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अब मेरे साथियों सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है? यहाँ पे 1 ओम दे रखा है। कितना है? 1 ओम। और ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास क्या? R2। ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में होते हैं मेरे साथियों तो हम जानते हैं R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। तो मेरे साथियों हम जानते हैं E बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। अब हम जानते हैं, लिखेंगे धारा, धारा निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा मेरे साथियों E बटे कैपिटल R प्लस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? स्मॉल r। तो I बराबर हो जाएगा E बटे, अब यहाँ पे हमने कैपिटल R बताया था, कितना है यहाँ पे? R1 प्लस R2। कितना है? R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। तो I बराबर हो जाएगा E कितना है? 12, R1 है हमारे पास 3 ओम प्लस ये कितना है हमारे पास? 6 ओम और प्लस ये हमारे पास है 1 ओम, यानी कह सकते हैं 12 बटे 6 3 9 कितना हुआ? 10। तो I हमारे पास आ चुकी है 1.2 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं इस परपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी? 1.2 एम्पियर होगी। मेरे साथियों जब हम इस पे विभवांतर निकालेंगे तो हमें इस पे जब संचित आवेश निकालना होगा, और जो संचित आवेश निकालेंगे तो इसका हमें विभवांतर चाहिए। क्या चाहिए? हमें विभवांतर चाहिए। और हम जानते हैं ये दोनों, ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है, तो जिसका इतना समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, इसलिए जितना इसका विभवांतर होगा उतना ही क्या होगा? इसका विभवांतर होगा। तो हम कह सकते हैं सेल के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं। तो सेल के सिरों का विभवांतर
निकालेंगे हम तो B बराबर सूत्र पढ़ा होगा हमने E माइनस आई आर। क्या पढ़ा है? B बराबर E माइनस आई आर। E की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 है, माइनस I की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो B बराबर आ जाएगा 12 माइनस 1.2 और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 है तो 12 में से 0 घटा देंगे 1.2 तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 0, 10.8 बचेगा। कितना बचेगा? 10.8 वोल्ट। यानी कह सकते हैं इसके जो सिरों का विभवांतर आएगा वो कितना आएगा? 10.8 वोल्ट आएगा। अब जितना इसका विभवांतर होगा उतना ही क्या होगा? इसका विभवांतर होगा। तो सबसे पहले हमें परपथ की तुल्यधारता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? परपथ की तुल्यधारता। और जब तुल्यधारता निकालेंगे तो C बराबर C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम की तुल्यधारता ये होगी 1/C बराबर, सूत्र लगा दी डायरेक्ट। 2 तो C कितना है हमारे पास? 1 तो हमारे पास 1 प्लस 1 गुणा ये कितना है 2 बटे 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 3 माइक्रोफैराड। यानी इसकी जो तुल्यधारता होगी वो क्या होगी? 2 बटे 3 माइक्रोफैराड। इसमें निकालना है संचित आवेश, तो लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश। और आवेश का सूत्र होता है Q बराबर CB। तो QC कितना आया हमारे पास? 2 बटे 3 और B हमारे पास है कितना है? 10.8। तो 10.8 है हमारे पास। तो मेरे साथी उसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 18, 36 दूनी कितना? 72। यानी कह सकते हैं 7.2, 36 दूनी 72, 7.2 माइक्रो कूलाम। यानी प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 7.2 माइक्रो कूलाम। तो मेरे साथियों इस टाइप का कोई सवाल है, अगर ऊपर ये संधारित्र लगाए तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम सेल की धारा निकालेंगे। I बराबर E बटे R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, और धारा निकालकर हम निकालना सेल का सिरों का विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र होगा B बराबर E माइनस आई आर, और इसकी मदद से विभवांतर निकालकर हम जानते हैं तुल्यधारता निकालेंगे। और हम निकालते हैं ये श्रेणी क्रम में है, इसीलिए प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? समान होगा। और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? CV। और C का मान आ चुका था 2 बटे 3 और B का मान हमारे पास है 10.8 वोल्ट। इसको हल किया आ जाएगा 7.2 माइक्रो कूलाम। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश बताइए। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो संचित आवेश होगा वो कितना होगा? 7.2 माइक्रो कूलाम होगा। अब तुमसे पूछा गया है कि प्रत्येक A और B के बीच क्या बताना है? विभव बताना है। क्या बताना है? विभव बताना है, हमें विभवांतर बताना है। विभवांतर के लिए हम जानते हैं अभी हमने निकाला था जो इसका B आया था वो कितना आया था हमारे पास? 10.8 वोल्ट आया था। और इसमें जो Q आया था वो कितना आया था? 7.2 माइक्रो कूलाम आया था। सबसे पहले हम जब विभव निकालेंगे तो सबसे पहले ये और यहां का विभव निकलेगा। तो मेरे साथियों जब हम इसका विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास BB माइनस क्या हो जाएगा मेरे साथियों? BA, क्योंकि इसका और इसके बाद। तो हम जानते हैं अभी हम इस पे आवेश पता लग गया है, तो हम जानते हैं इसका विभव निकलेगा तो सूत्र लग जाएगा, क्या लगेगा? Q अपान C। क्या लगेगा? Q अपान C2। तो Q कितना था? 7.2। कितना था? 7.2 क्या था? 7.2 माइक्रो कूलाम जो भी है, और बटे, और इसकी जो धारता थी वो कितनी थी हमारे पास? 2 माइक्रो कूलाम है। कितनी है? 2 माइक्रो कूलाम। तो मेरे साथियों यहां से ये कट जाएगा, यहां से माइक्रो क्या है? ये माइक्रोफैराड, गलती होगी, और ये कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 3.6। यानी BB माइनस BA इजकल टू कितना आ जाएगा? 3.66 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 6 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार इसके और इसके बीच का निकाल लेंगे हम, और जब इसके बीच के निकालेंगे तो हम जानते हैं यहां निकालोगे BB माइनस BB, और यहां पे प्रतिरोध लगा हुआ है तो प्रतिरोध का सूत्र होता है B बराबर IR। क्या होता है? B बराबर IR। तो यहां पर धारा है I और R की जो वैल्यू है मेरे साथियों इसमें ये हो जाएगा R2। कितना हो जाएगा यहाँ पे? R2। तो मेरे साथियों I की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी I बराबर कितनी आई थी अभी? 1.2। कितनी आई थी? 1.2, और ये हो जाएगा इनटू R2 की वैल्यू है वो कितनी है? 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 7.2 वोल्ट। कितना आएगा? 7.2 वोल्ट। हमें निकालना है A और B के बीच का विभवांतर। क्या निकालना है? तो हम मेरे साथियों तो यहां हो जाएगा हमारे पास, कह सकते हैं BB माइनस BB, विभवांतर निकालना है तो B, और यहां हो जाएगा BB
और ये हो जाएगा माइनस का बी ए बराबर, अब इसकी वैल्यू कितनी है 7.2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई 3.6, कितनी आई 3.6। तो मेरे साथियों ये देखो यहां से बी बी माइनस बी बी और ये हो जाएगा माइनस बी बी प्लस बी ए बराबर हो जाएगा 13.6 वोल्ट। तो मेरे साथियों ये कट जाएगा यहां से, तो आंसर आ जाएगा बी ए माइनस बी बी बराबर कितना आ जाएगा 3.6 वोल्ट। तो मेरे साथियों इस पर जो संचित आवेश होगा वो कितना होगा 7.2 और इसके बीच के जो सिरों का विभवांतर होगा वो कितना होगा 3.6 वोल्ट। इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकल जाएगा, इधर से निकालोगे तब भी वही इतनी आंसर आएगा 3.6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्शाए गए परपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करो। किरचॉफ के दूसरे नियम से आधारित क्वेश्चन रहेगा ये, और इसमें हमें क्या करना है प्रवाहित प्रतिरोध की धारा की गणना करनी है इसमें हमें। तो सब मेरे साथियों धारा की गणना करनी है इसमें। तो मेरे साथियों यहाँ पे हमारे पास एक सेल लगा हुआ है, एक सेल हमारे पास ये लगा हुआ है। हम जानते हैं सेल में धारा बहती है प्लस से माइनस की ओर, यानी धारा बहेगी इधर से। तो इसमें धारा हमारी बह रही है यहाँ से, देखो कितनी है मेरे साथियों I1, और इसमें धारा बह रही है यहाँ से कितनी हो रही है बेटा I2। तो हम जानते हैं इधर जो आएगी तो यहाँ पे संधि के नियम से ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो इसमें बहेगी I1 प्लस क्या होगी मेरे साथियों I2। हमें धारा बतानी है, क्या बतानी है धारा, यानी I1 और I2 का मान हमें बताना है मेरे साथियों। तो सबसे पहले हम जानते हैं किरचॉफ के दूसरा नियम लगाएंगे यहां से। दूसरे नियम से बंद पास अब यहां शुरू करते हैं हम ए ई एफ जी ए में। तो मेरे साथियों अभी हमने बताया था जो किरचॉफ का नियम था, हमने कहा धारा की दिशा में जाने पर धनात्मक और धारा की विपरीत दिशा में जाने पर ऋणात्मक लेते हैं। अब यहां से चलेंगे तो हम जा रहे हैं धारा की दिशा में। कहां जा रहे हैं हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, और जब धारा की दिशा में जा रहे हैं मेरे साथियों यहां पर, तो इसमें कोई प्रतिरोध तो है नहीं, तो इसमें आएंगे तो यहां पर ये प्रतिरोध है, और इसमें जो धारा बह रही है कितनी है I1, और इसका संगत प्रतिरोध कितना है 10। तो ये हो जाएगा 10 इंटू I1 प्लस I2 बराबर, इसमें कोई प्रतिरोध है नहीं और ये सेल लगा हुआ है, तो सेल में कितना है 10 वोल्ट। अब माइनस से कहां जा रहे हैं प्लस, तो प्लस में आ जाएगा 10 से 10 खत्म कर देंगे, 1 आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर 1। समीकरण कितनी हो गई 1 हो गई मेरे साथियों। दूसरी बात ये आती है इसी प्रकार बंद पास, अब यहां चलेंगे हम ई एफ जी बी सी डी ई में, यानी ये चले हैं ये चले ऐसा करके ये। अब इसमें चलेंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में प्रतिरोध 10 है और इसकी धारा कितनी है I1 प्लस कितना है मेरे साथियों I2। अब इधर चलेंगे तो इधर जा रहे हैं, देखो इसमें धारा कितनी बह रही है I2, तो ये बह रही है I2, तो देखो प्लस में जाएंगे तो ये हो जाएगा I2 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब इसमें जाएंगे यहाँ जाएंगे, देखो ये आ गए यहाँ से। अब इसमें देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, यहाँ प्रतिरोध कितना लगा हुआ है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे साथियों 10। तो देखा जाए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 10 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा I1 प्लस I2 प्लस I2 बराबर 10। हमने ये 10 बाहर ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, 10 से 10 ही खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा I2 कितने हो गए यहाँ पे 2I2 प्लस I1 बराबर कितना हुआ 1, क्योंकि यहां बचेगा 1। अगर हम देखा जाए यहां पर हम
तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां से हल कर रहे हैं हम इसको, तो मेरे साथियों ये हमारे पास समीकरण रही हमारे पास ये वाली। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम समीकरण 1 व 2 ये हो जाएगी हमारे पास 2, तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम 2 को। अगर हम बात करें यहां पर, ये हमारे पास जो है इसको कह सकते हैं हम, यहां पे जो 2i2 है तो इसको लिख सकते हैं हम i2 प्लस i1 बराबर 1, क्योंकि 2i2 है इसको तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास i1 प्लस i2 का मान दे रखा है और i1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे लगेंगे 1 प्लस i2 और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी i2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, तो i2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी i2 का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। और i2 का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, कहां रखते हैं हम समीकरण 1 में, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो i1 प्लस i2 की वैल्यू आ गई है 0 बराबर 1, तो यहां से हो जाएगा i1 बराबर कितना आ जाएगा 1, तो i2 का मान कितना होगा 0, i2 होगा 0 और i1 कितना होगा 1 एम्पियर। तो मेरे साथियों किरचॉफ का दूसरा नियम, अगले भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो अभी अगले वीडियो में आने वाले हैं, अगली वीडियो में हम दे रहे हैं अभी से।